नमस्कार। चुनाव से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आपका स्वागत है। लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइंस। राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य शक्ति का किया अवलोकन। कहा, आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने पर नई बुलंदी पर होगा भारत का सैन्य सामर्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ और शिलान्यास। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी किया शुभारंभ। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। कहा, मोदी की गारंटी और भाजपा का सुशासन ही होगा सरकार का मूल मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में विजयी संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सीए लागू करने का वादा किया पूरा। कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सीए का विरोध करने के लगाए आरोप। सीए से किसी भी देशवासी की नागरिकता नहीं जाने का दिया भरोसा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम। गौरव गोगोई को जोराहट, नकुलनाथ को छिंदवाड़ा और वैभव गहलोत को जालोर से मिला टिकट। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए राहुल कसवा राजस्थान के चुरू से लड़ेंगे चुनाव। मॉरिशस दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की तरफ से राष्ट्रपति को प्रदान की गई डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि। आइए अब शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीए को लागू कर अपने तरकश में एक और तीर सजा लिया है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि सीए की अधिसूचना जारी कर मोदी सरकार ने एक और गारंटी पूरी कर दी है। हैदराबाद में बीजेपी के विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया है, बल्कि सीए लागू करने का वादा भी अब पूरा कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सीए का विरोध करने के आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दिलाया कि इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। कहा था कि हम सीए लाएंगे जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने सीए का वादा भी पूरा कर दिया और ये गलत फहमियां फैला रहे। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो सुना आपने, गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि सीए का जो कानून है वो नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। और यह हकीकत भी है कि कांग्रेस और वामदल समेत ज्यादातर विपक्षी दल सीए लागू किए जाने का विरोध कर रहे हैं
और इस पूरे मामले पर सियासत भी अब गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देने की बात कर रही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अब कहा है कि अधिसूचना लागू करने के लिए सरकार ने जानबूझकर रमजान से पहले का दिन चुना। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर तो ये तक कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर सीए को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी सीए का कानून वापस ले लिया जाएगा। সংখ্যালঘুরা তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। I will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law. तो विपक्ष एक तरफ विरोध कर रहा है, लेकिन सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय में उत्साह नजर आ रहा है, तो जम्मू में डोगरा फ्रंट में भी जश्न मनाया गया। जोधपुर से लेकर दिल्ली तक सीए कानून लागू होने पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, गजब उत्साह का माहौल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें नागरिकता लेने के लिए पूरे 70 साल तक इंतजार करना पड़ा है। पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास किया उसको अक्षरशः लागू करना, लेटर एंड स्पिरिट लागू करना, वो हमने संकल्प लिया था, करके दिखाया है। सीए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीएए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है, जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। इस बीच सीए कानून लागू होने के बाद असम में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बीच वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इन सबके बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीए अधिसूचना का स्वागत करते हुए इसे सिख समुदाय के लिए अच्छा फैसला बताया। तो वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि भारतीय मुसलमान इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए उन्हें भी सीए का स्वागत करना चाहिए। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। और मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे। तो आपने देखा अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं जहां पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष अपने हिसाब से सीए का मतलब निकाल रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिन्हें सीए की वजह से अब भारत की नागरिकता मिलेगी, वो हिंदू जो लुटे पिटे पाकिस्तान से वापस आए थे, उन्हें जब भारत की नागरिकता मिलेगी तो वो कितने खुश हैं, जश्न की तस्वीरें हम देख रहे हैं। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर अय्यर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। शेखर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने प्रतिक्रियाएं सुनी, बीजेपी कह रही है कि नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। वहीं ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही हैं कि वो बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगी। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर कह रहे हैं कि हम सीए को बदल देंगे अगर हम सरकार में आएंगे। इसी तरह के बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आए। समाजवादी पार्टी के सांसद हसन साहब ये कह रहे हैं कि अगर सीए लागू करना है तो ये पाकिस्तान के जो शिया मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो पाकिस्तान में परेशान हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता देना चाहिए। तो ये किस तरह की राजनीति है? ये सीधे के सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जब कानून के बारे में सच सबको पता है, ममता को भी पता है, जितने विपक्ष के नेता हैं सबको पता है ये कानून क्या है, किस लिए लाया गया, किन कारणों से लाया गया। लेकिन इन्होंने शुरू से ही, क्योंकि 2019-20 में एक प्रकार से देश भर में इन्होंने मुसलमान समुदाय को गुमराह करके
एक प्रकार से ऐसा फैल दिया कि भाई इसके वजह से उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, इसीलिए कई जगह पे प्रदर्शन हुआ था। फिर बाद में उन लोगों को भी समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है इस कानून में, और इस कानून से मुसलमान समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए स्पीड, जो कहते हैं स्पीड ट्रैकिंग मामला है। भाई जिनके पास कोई कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो आए हुए हैं राजस्थान में, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जो पाकिस्तान से दौड़े दौड़े इसीलिए आए, इसीलिए शरण लिए क्योंकि वो हिंदू थे और पाकिस्तान में उन पर जुल्म हो रहा था, उनके परिवार पे हो रहा था, इसीलिए जान बचा के यहाँ चले आए। लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं था, जिसके वजह से वो नॉर्मल रूट से अप्लाई नहीं कर सकते सिटीजनशिप के लिए। उनके लिए और पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदाय आप देख लीजिए, बिल्कुल वही उसी कारण से बांग्लादेश से या उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान से वहां से तो मटुआ समाज तो दलित की श्रेणी में आता है जी, और वो तो नामशूद्रा कम्युनिटी है जी, और उनके पास भी वही प्रॉब्लम है। उनके पास वोटर कार्ड, कुछ लोगों के पास वोटर कार्ड है, आधार है, लेकिन पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो कागज जरूरत है उनके पास नहीं है। तो ये देखिए मटुआ समुदाय तो बहुत दिनों से उनकी मांग है। ये अच्छा, ममता स्वयं जब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में पार्लियामेंट में मेंबर थी, उन्होंने भी इस बात को ये किया है, भाई इन लोगों के लिए नागरिकता को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। सही बात कह रहे हो। ना सिर्फ विरोध किया था ममता ने, बल्कि जो दृश्य पूरे देश ने देखे थे कि उनने संसद में किस तरह का व्यवहार किया था आसन के साथ। शेखर जी आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला जब हम चलाएंगे तो 2024 के अन्य चुनावी मुद्दों को भी उठाएंगे, तब आपसे और बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है, बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो,
कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सोनी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस साल भी देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पापा मोदी जी के साथ। मेरा बच्चा। जानते हैं मोदी जी कि त्योहार में हम तो नहीं जा पाते बेटे के पास, इसलिए वही चले जाते हैं परिवार बन के उसके पास। सच कहूं, हम सब है मोदी का परिवार। मेरा भारत मेरा परिवार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर तेलंगाना से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस दौर में प्रचार के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क के साथ साथ सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए मन बना लिया है। अमित शाह ने तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से भाजपा को प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाकर एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का भी आह्वान किया। के चुनाव तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर 12 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताने का चुनाव। हम सब 400 पार का लक्ष्य तो याद रखें, 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु ये 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलंगाना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में बीजेपी की विजय संकल्प सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में देश का अभूतपूर्व विकास करने के साथ ही मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 को खत्म किया है, 3 तलाक को खत्म किया है, विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण और सीए लागू करने के अपने वादों को भी इस सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कांग्रेस, टीआरएस और एआईएमआईएम पर परिवारवादी और भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां जनता का भला नहीं कर सकती हैं। यहां 4 पार्टियां मैदान में है, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी टीआरएस, तीसरी मजलिस और चौथी भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, टीआरएस, कांग्रेस दोनों मजलिस से, निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। तो आपने देखा किस तरह से अमित शाह ने तेलंगाना में विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला, और ये हिस्सा है उस रणनीति का जिसे मिशन साउथ कहा जा रहा है बीजेपी का। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेखर अय्यर। शेखर जी, जिस तरह से मोदी जी हों चाहे वो अमित शाह हों, लगातार जो है वो दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं और परिवारवादी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तेलंगाना में जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को सिर्फ 7% वोट मिले थे। जब 2019 में तेलंगाना में लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 10.5% वोट और 1 सीट मिलती है। 2023 पिछले साल जब विधानसभा चुनाव तेलंगाना में हुए तो 14% वोट मिलता है, 8 विधानसभा सीटें मिलती हैं। और अब 2024 में अमित शाह कह रहे हैं कि 12 सीटें कम से कम बीजेपी की तेलंगाना से आना चाहिए। हालांकि बीजेपी लगातार उसका जो ग्राफ है वो तेलंगाना में बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या 12 सीटें, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
प्रखर जी देखिए, 12 सीटें एक प्रकार के टारगेट है, वहां पे कुल मिला के 17 सीट है। 17 सीट में 12 सीट एक प्रकार से टारगेट प्राप्त करने के लिए अमित शाह जी ने आज बीजेपी कार्यकर्ता के सामने एक फिगर रखी। लेकिन आप देखेंगे जब पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह वहां पे जो बाई इलेक्शन वगैरह हुआ, कुल मिला के 4 लोकसभा सीट हो गई थी वहां पे। तो अभी इस बार उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा, जैसे आपने विधानसभा के फिगर्स भी बताया पिछले विधानसभा में, उस पे बीजेपी की जो वोट संख्या बढ़ती गई है, कम नहीं हुई है। और इस बार वहां पे जो कैंपेन बीजेपी की रही है कि तेलंगाना में अगर वाकई कुछ बड़ा परिवर्तन आना है तो वो कांग्रेस दे नहीं सकती, और कांग्रेस और बीआरएस पे कोई फर्क नहीं है, अभी जाके प्रधानमंत्री ने भी जाके कहा है। तो दक्षिण भारत में, खासकर तेलंगाना में बीजेपी के पास संगठन है, कार्यकर्ता है, वो जोश भी है और नेता भी है। इसीलिए इस बार ज्यादा उम्मीद है कि तेलंगाना में, जैसे आप देखें ओवैसी के सामने उन्होंने मधुलता करके एक नेत्री को वहां कैंडिडेट के रूप में डाला है, वो अपने आप में ट्रिपल तलाक कैंपेन में बड़े भूमिका निभाए। बिल्कुल। तो इस तरह बीजेपी के सोच हमेशा एक नया कैंडिडेट, नया चेहरे जो जमीन पर काम किए, इन लोगों को मौका देके एक प्रकार से जो बाकी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो या बीआरएस, ठीक है, उनको चुनौती दी है। आपने कांग्रेस की बात की, हम बीजेपी की बात कर चुके हैं। कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी, जरा हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इनमें 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक में असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लगभग 43 नामों की सूची को फाइनल मंजूरी दे दी गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, और वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं वो जालोर से चुनाव लड़ेंगे। जबकि हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए राहुल कसवा राजस्थान के चूरू से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सीईसी की पहली बैठक 7 मार्च को हुई थी और 8 मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों का ऐलान हुआ था। अब कांग्रेस के जो नई सीटों का, नए नामों का, नए चेहरों का जो ऐलान हुआ है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इस पर बात करते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर से। शेखर अय्यर, जो हमने अभी 43 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की देखी है, इसमें 3 नाम बहुत चर्चा जिस पर की जा सकती है, वो 3 नाम है। असम में गौरव गोगोई को टिकट दिया गया है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो कमलनाथ के बेटे हैं वो वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है, और माफ कीजिएगा, वैभव गहलोत को राजस्थान में टिकट दिया गया, अशोक गहलोत के बेटे हैं, और नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं उन्हें छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। यहां पर 2 महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार वैभव गहलोत और नकुल नाथ के नाम, और जिस तरह से पूरा चुनाव के लिए जो पूरी ताकत झोंक दी थी कमलनाथ और अशोक गहलोत ने अपने बेटों को जितवाने को लेकर, उसे लेकर राहुल गांधी ने बहुत नाराजगी जताई थी चुनाव नतीजों के बाद। तो अब फिर से टिकट देना, यह किस बात का संकेत है? देखिए, इस बार क्या है कि सीनियर लीडर्स को जब कहा जा रहा था कि आप स्वयं चुनाव लड़िए, जी, राहुल गांधी की तरफ से ये था, इशारा था कि आप लड़िए चुनाव, लेकिन कोई केंद्र के जो सेंटर सीनियर लीडर्स कोई भी तैयार नहीं है। इतना तक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये कह कि मेरा उम्र 80 से ऊपर हो गया, मैं क्या लड़ूं। लेकिन आज की अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट में केवल क्या दिखाई दे रहा है, केवल परिवारवादी दिखाई दे रहा है। भाई नकुलनाथ तो पिछले बार जीते थे चुनाव, सिटिंग एमपी है, और दिग्विजय सिंह इस बार मैंने सुना वो भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। हाँ, उन्होंने मना कर दिया था। तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर लीडर्स मना कर रहे हैं, ये सोच के कि इस बार कांग्रेस की चांसेस ना के बराबर है कई सीटों पे, इसीलिए हमें चुनाव नहीं लड़ना है, ना अपने आप को हारना है। ठीक है शेखर, एक और दिलचस्प बात यह है कि छिंदवाड़ा से जिस नकुलनाथ को टिकट दिया जा रहा है, उसी तरफ छिंदवाड़ा की जो लोकल कांग्रेस है उसके नेता लगातार जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।